नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। मैं महिपाल सिंह राठौड़ इस वीडियो में आपसे पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद जैसी कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट विचारधाराओं के बारे में डिस्कस करूंगा। कई सारे पिछले वीडियोस, खास करके जो वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियोस हैं, उनके नीचे ये रिक्वेस्ट आई कमेंट्स में कि इनके बारे में डिस्कस किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में इन सब का बहुत जिक्र होता है। 20वीं शताब्दी इन दो तीन विचारधाराओं के कारण बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, और आज की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स समझने के लिए भी आपको इनका थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेज, जिनसे आप घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, वो उपलब्ध हैं studiiq.in वेबसाइट पे। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इस फ़ोन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जो फिलॉसफीज़ हैं, ये अलग अलग जो इज़म्स हैं, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये एक तरह की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराएं हैं जिन्होंने हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड को एक अलग रूप दिया है, और इसीलिए हमें इन्हें समझना ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड हिस्ट्री और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स दोनों में इनकी इंपॉर्टेंस है। दोनों आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कैपिटलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है। तो सबसे पहले हम पूंजीवाद के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, इतिहास में सबसे पहले यही आता है। तो इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये कहती है कि पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ऐसा सामाजिक और आर्थिक ढांचा बनाया गया जिसमें कि उत्पादन के जो अलग अलग संसाधन हैं वो किसी एक व्यक्ति के पास हो सकते हैं। वो मेनली स्टेट के पास, यानी कि राज्य के पास, सरकार के पास नहीं होंगे, वो प्राइवेट हाथों में होंगे। जो भी व्यक्ति हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो उन्हें उनके मालिक हो सकते हैं, ना कि सरकार। सरकार उनकी मालिक नहीं होगी, और उनके पास ये पूरी छूट है कि कैसे व्यापार करें, किससे व्यापार करें और कितना व्यापार किया जाए। तो ये हो गया फ्री मार्केट सिस्टम। और दूसरा आपको मैंने बताया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी उत्पादन हो रहा है, चाहे वो खेत से हो रहा है, फार्म लैंड, या फिर फैक्ट्री, यानी कि कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई उपयोग, किसी भी उपयोग की वस्तु को बनाया जा रहा है, तो ये सभी प्राइवेट ओनरशिप में होंगे, सरकार के पास या फिर स्टेट के पास नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, स्टेट का मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है जहाँ पे जनता सरकार चुनती है। स्टेट वहाँ भी हो सकता है जहाँ पे राजा राज करता है। जैसे थाईलैंड में हेड ऑफ स्टेट एक राजा है, इंग्लैंड में आज भी हेड ऑफ स्टेट एक क्वीन है, तो वहाँ पे भी जो सरकार है वो स्टेट ही कहलाती है। हम एक जनरल टर्म कहते हैं कि स्टेट, ठीक है। तो स्टेट के पास उनकी ओनरशिप नहीं होगी। और दूसरी मुख्य बात, ये सभी क्यों चल रहा है, ये पूरा ऑपरेशन प्रॉफिट के लिए। ये पूरा काम क्यों चल रहा है? ताकि उससे प्रॉफिट निकले, उससे कुछ पैसा बने, उससे पूंजी का निर्माण हो। तो ये है कैपिटलिज्म का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो संसाधन है, ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, चाहे वो खेती की ज़मीन हो या फैक्ट्री हो या फिर अन्य किसी तरह का रिसोर्स। जैसे कि उदाहरण के लिए बताता हूँ, आपने एक बस खरीद रखी है, आप एक बस के मालिक हैं। तो अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इस बस को जनता के लिए चलाएं, या फिर आप इसे बेच दें, बेचकर इससे फिर से पैसा कमा लें, या फिर आप इसे घर पे पड़ा रखें, आप इसे नहीं चलाएं। लेकिन अगर ये समाजवाद या फिर साम्यवाद की बात करूँ तो वहाँ पे स्टेट ये डिक्टेट करेगा, या फिर जनता का हित ये आपको बताएगा कि इस बस को आपको किस रूट पे चलाना है। ऐसा नहीं है कि आप इसे घर पे खड़ा रख सकते हैं या फिर आपकी मर्ज़ी हो जिस रास्ते पे आप इस बस को चला लें। वहाँ पे आपको लोग बताएंगे कि आपको किस जगह इस बस को चलाना है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। थोड़े से और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखते हैं। तो पहला आपको बता ही दिया, प्राइवेट ओनरशिप। दूसरा है वेज लेबर, यानी आपको मजदूरों को पैसे देने होंगे। आपकी फैक्ट्री में या आपके खेत पे जो लोग काम करने आ रहे हैं, आप उन्हें फ़िक्स तनख्वाह देंगे, 100 रुपये, 200 रुपये प्रतिदिन, प्रति हफ्ते के हिसाब से। लेकिन अगर आपके खेत से प्रॉफिट होता है, अगर आप एक खेत के मालिक हैं और हर साल यहाँ पे 100 किलो अनाज पैदा होता है, लेकिन अगर किसी साल 200 किलो अनाज पैदा हो गया, तो ये जो 100 किलो का डिफरेंस है, इसका प्रॉफिट कौन रखेगा? इसका मुनाफा पूरा आप रखेंगे, जो आप इसके मालिक हैं। यहाँ पे जो एक काम करने जो मजदूर आ रहे हैं, उनको इस 100 में से, एक्स्ट्रा 100 में से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारी पूंजी किसके पास गई? ये सारी पूंजी मालिक के पास गई। तो इसी तरह से जैसे कैपिटल जनरेशन, जो पूंजी का उत्पादन हो रहा है, वो इसकी एक खास व्यवस्था है। ऐसा साम्यवाद या समाजवाद में नहीं होता है। और फाइनली कंपटीशन, क्योंकि ये फ्री मार्केट है, खुला मार्केट है, तो यहाँ पे कोई भी दो कंपनियों के बीच में आपस में कंपटीशन हो सकता है। जिसका उत्पाद ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा, गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी होगी, वो ज़्यादा बेचेगा और ज़्यादा पैसा कमाएगा। ये है कंपटीशन। सरकार किसी पे रोक नहीं लगा सकती कि आप
इसे आप इस प्रोडक्ट को नहीं बना सकते, सिर्फ ये एक ही कंपनी बनाएगी। अगर ऐसा होता है तो उसे कहते हैं मोनोपोली। ध्यान रखिएगा, इस शब्द का मतलब होता है मोनोपोली। का मतलब है कि किसी एक ही कंपनी को या एक ही ग्रुप को एकाधिकार दे दिया जाए कि आप ही इसको बना सकते हैं और बेच सकते हैं या फिर इसका व्यापार कर सकते हैं, तो ये है मोनोपोली। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की सरकार ने मोनोपोली दे दी थी कि भारत से जितना भी व्यापार होगा वो इंग्लैंड में सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये होती है मोनोपोली। तो आप देख सकते हैं कि प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी 100% कैपिटलिस्ट नहीं होती है, उसमें भी कुछ कुछ थोड़े से अलग सिस्टम है। तो ये मोनोपोली कायदे से नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। ज़्यादातर पूंजीवादी देशों में कभी ना कभी कोई ना कोई मोनोपोली रही है। तो ये पूंजीवाद की शुरुआत कैसे हुई? पूंजीवाद की शुरुआत होती है इंग्लैंड के मध्य युग में जो सामंती व्यवस्था थी, वहाँ की फ्यूडल सिस्टम। ये व्यवस्था क्या थी? सोचिए, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र का जो मालिकाना हक है वो राजा ने दे रखा है किसी एक फ्यूडल लॉर्ड को। ठीक है, ये लॉर्ड है या बैरन है, जो भी इनकी उपाधि होगी। तो ये लॉर्ड जो हैं ये इस तरह के किसी एक महल में रहेंगे और उसके आसपास की जितनी भी ज़मीन है इसमें खेती ये करवाएंगे। और खेती कौन करेगा? जो उस एरिया में आसपास लोग रह रहे हैं वो खेती करेंगे। और उस खेती के बदले ये लॉर्ड उन्हें क्या देंगे? ये फ्यूडल लॉर्ड उन्हें क्या देगा? पैसे नहीं देगा। ये उन्हें बोलेगा कि तुम्हें मैं ये परमिशन दे रहा हूँ कि तुम यहाँ घर बना के रह लो और यहाँ खेती करो, और तुम्हें जो खाने पीने की जो तुम्हारी ज़रूरत है वो मैं तुम्हें दे दूँगा, उतना अनाज तुम्हें दे दिया जाएगा। तो आप कमा कुछ नहीं रहे हैं, आपकी इसमें कोई तनख्वाह नहीं है, आप काम कर रहे हैं, उसके बदले आपको खाने की और रहने की जगह दी जा रही है और खाने का अनाज दिया जा रहा है। तो आप अपना बस जीवन यापन कर सकते हैं, आप इसमें अमीर नहीं बन सकते। तो ये इन लोगों के लिए तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है, आप सोचेंगे। तो इसी निराशाजनक स्थिति के कारण इन लोगों ने, किसानों ने एक बगावत करी, रिवोल्ट किया, और इंग्लैंड में बहुत सालों तक ये रिवोल्ट चला, सिविल वॉर जैसी स्थिति बन गई। फाइनली उन्हें उनके अधिकार दिए गए और ये फ्यूडल सिस्टम ख़त्म किया। और फ्यूडल सिस्टम ख़त्म करने के कारण फ्री मार्केट का डेवलपमेंट हुआ और फ्री मार्केट से ही पूंजीवाद की शुरुआत हुई। फ्री मार्केट का क्या मतलब है? जब ये व्यवस्था ख़त्म हुई तो यहाँ पे जो भी अनाज जो आ रहा था उसमें से कुछ हिस्सा तो ये फ्यूडल लॉर्ड अपने पास रखेंगे और बाकी का ये मार्केट में जाके बेच देंगे। और इन्हें क्या दिया जाएगा? इन्हें अब तनख्वाह दी जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब ये जो काम कर रहे हैं मजदूर, इन्हें पैसे दिए जाएंगे, इन्हें पगार मिलेगी, और जितना भी एक्स्ट्रा अनाज उग रहा है खेतों में वो अब मार्केट में जाएगा, उसे बेचा जाएगा, ट्रेड होगा। और ट्रेड में देखिए, जिसका सामान ज़्यादा अच्छा है वही ज़्यादा पैसे कमाएगा। और इसी के कारण इनोवेशंस होने लगे। इनोवेशन, नवाचार कैसे? तो देखिए, ये दो लॉर्ड हैं, अलग अलग उनकी ज़मीन है, दोनों के पास बराबर ज़मीन है, ए और बी की। लेकिन अगर ए अपनी खेती की ज़मीन पे ज़्यादा मेहनत करता है, नए उपकरण का इस्तेमाल करता है, उन्नत तकनीक से खेती करता है, तो लेट से ये 100 kg प्रति एकड़ की इसे उपज मिलती है। जबकि दूसरी ओर बी जो हैं वो बहुत ही आराम पसंद लॉर्ड हैं, ये अपने घर में बैठे रहते हैं और जैसी चाहे खेती हो रही है, उन्हें कुछ नहीं पड़ी, तो यहाँ पे सिर्फ 50 किलो प्रति एकड़ की उपज होती है। अब सोचिए, अगर इनके पूरे जो घर बार की जो ज़रूरत है वो 20 किलो है, तो इनके पास एक्स्ट्रा कितना बचा? 30। और यहाँ पे भी अगर 20 है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा 80। तो कौन ज़्यादा पैसे कमाएगा? ये ज़्यादा पैसे कमाएगा ना। तो ये अगर पैसे कमाएगा क्योंकि इसने इनोवेशन किया और इसीलिए इसका ट्रेड सफल होगा, इसके पास ज़्यादा पूंजी आएगी। तो धीरे धीरे बी को भी लगेगा कि मुझे भी इसी की तरह करना चाहिए, और ये भी अपने आप को आगे लाने की कोशिश करेगा। तो इसी कारण कंपटीशन बनेगा। तो ये था एग्रीकल्चर कैपिटलिज्म। इसमें सिर्फ खेती की बात हो रही थी। लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी आते आते इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई, नई टेक्निक्स आई, कई तरह के नए प्रोडक्शन शुरू हुए, और इसी के तहत फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हुआ जिसमें कि सामान मैन्युफैक्चर होता था। पहले लोग घर में बैठ के छोटा मोटा कुछ मैन्युफैक्चर कर लेते थे, हाथों से चीज़ें बनती थी, लेकिन अब चीज़ें मशीन से बनने लगी। और इसी कारण आप देखिए, ये एक फ़ोटो है, एक फैक्ट्री है जिसमें कोई सामान बन रहा है। तो ये बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है जिसमें मशीन लगी हुई हैं, और मशीनों को इस्तेमाल कौन कर रहा है? मशीनों को चला कौन रहा है? इंसान चला रहे हैं। तो इस फेज़ को कहा गया इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 18वीं शताब्दी के बीच में ये आया, और इसके इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के कारण इंग्लैंड के समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। ये जो फैक्ट्रीज़ हैं ये सब शहरों में लगने लगी थी, और फैक्ट्रीज़ शहरों में लगने के कारण गांवों से लोग पलायन करके शहरों की ओर आने लगे। एक और कारण था, जैसा आपको मैंने बताया पहले, जो सामंती व्यवस्था थी वो ख़त्म हो गई थी। तो अब वो जितने लोग थे, अब देखिए, जिस खेत में पहले 50 लोग काम कर रहे थे, एक्चुअली में वहाँ ज़रूरत कितनों की थी? 20 की।
तो अब ये 30 लोग जो हैं ये पूरी तरह से फ्री हो गए थे, तो ये सभी शहर में आकर फैक्ट्रियों में काम करने लग गए। तो शहरों की ओर पलायन हुआ और वहाँ पे दो अलग अलग क्लास बनकर आई सामने। एक थी कैपिटलिस्ट क्लास जो कि मालिक थे, इनके पास संसाधन थे, ये संसाधनों के मालिक थे। जैसे कि फैक्ट्री का मालिक है वो कैपिटलिस्ट कहलाएगा। और दूसरी ओर है मजदूर, और ये मजदूर क्या करेंगे, ये अपने श्रम का वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, अपने मेहनत से पैसे कमाएंगे, लेकिन इन्हें भी एक फ़िक्स पगार दी जाएगी, फ़िक्स सैलरी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये इनकी सैलरी बढ़ जाएगी, बढ़ने की उम्मीदें बहुत कम थी। अगर ज़्यादा पैसा प्रॉफिट कमा भी रहा है तो वो सारा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट जो है फैक्ट्री का, वो किसके जेब में जाएगा, वो सारा कैपिटलिस्ट के पास, मालिक की जेब में जाएगा। और एक तीसरा छोटा सा मिडिल क्लास भी उभर कर आया, लेकिन वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था 19वीं शताब्दी में। वो था क्लर्क्स, इंजीनियर्स और जो बीच के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं है। इनकी इंपॉर्टेंस कब बढ़कर आई, 20वीं सदी में और 21वीं सदी में। अब ये मिडिल क्लास 20वीं और 21वीं शताब्दी में बहुत तेज़ी से बढ़ता गया और अब ये सबसे बड़ा क्लास माना जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन उस वक्त 19वीं सदी में और 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जो क्लास थी वो थी वर्कर्स क्लास। ठीक है, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा थी। तो इस औद्योगिक क्रांति और इस पूंजीवाद के क्या अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस रहे, क्या उसके इफ़ेक्ट पड़े इंग्लैंड की सोसाइटी पे। तो पहला था, जो वर्कर्स थे उनके रहने की जो कंडीशंस थी वो बहुत ही दयनीय थी। इस फ़ोटो में आप देखिए, ये एक गली है जिसमें गंदगी पसरी हुई है। इस गंदगी के कारण बार बार वहाँ बीमारियाँ फैलती थी और कई सारी एपिडेमिक्स वहाँ फैली, खास करके ट्यूबरक्लोसिस, जिसके कारण कई लोग मारे जाते थे। और इन घरों में, क्योंकि ये गांव से पलायन करके शहर में आ रहे थे और फैक्ट्रियों के पास रहना इनकी मजबूरी थी। उस समय कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल तो था नहीं कि आप उस पर बैठ के फैक्ट्री जा सकते हैं, तो आपको फैक्ट्री के आसपास रहना पड़ेगा। तो इसीलिए एक ही कमरे में घर में 10-10 लोग, 8-8 लोग एक ही परिवार के रह रहे हैं। जैसा कि इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि 6-7 लोग सो रहे हैं, ये माँ बैठी है बीमार बच्चे को अपने गोद में लेकर। तो इस तरह की ये उस ज़माने की पेंटिंग है जो वहाँ के जो रहन सहन को दिखाती है। तो ये मैंने आपको बताया, हाउसिंग और हेल्थ ये दोनों बहुत ही बुरी स्थिति में थे। फिर है इनकम इनइक्वालिटी, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा असमानता थी। जो कैपिटलिस्ट क्लास है और जो वर्कर्स क्लास है, उनके बीच की जो ये खाई थी ये बहुत गहरी थी। और जैसा कि अभी 21वीं सदी में भी आप ये शब्द बार बार सुनते होंगे कि आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, इससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये उस ज़माने की प्रॉब्लम है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर चाइल्ड लेबर, बहुत सारे बच्चों को इन फैक्ट्रीज़ में काम पे लगाया गया और खाने को बहुत कम था क्योंकि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी थी और इसके कारण भुखमरी काफ़ी बढ़ गई। फिर अर्बनाइजेशन, क्योंकि गाँव से लोग आके शहरों में रहने लगे तो अचानक शहरों में बहुत सारे स्लम्स जैसे इस हालात बन गए, स्लम बनने लग गए। तो आज जैसा डेवलपिंग कंट्रीज़ में आप देखते हैं ये जो कच्ची बस्तियाँ हैं, उस तरह के रहने की कंडीशंस इंग्लैंड में और यूरोप के दूसरे देशों में 19वीं सदी में थीं। और ये इसी के कारण हेल्थ और हाउसिंग दोनों पे बहुत ही नकारात्मक असर पड़ा। फाइनली पॉल्यूशन, जो इनसे धुआं निकलता था फैक्ट्रियों से, वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह था और आज भी है। तो ये सब है कैपिटलिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस। तो अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बताई है, लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव भी हैं। तो पॉजिटिव में क्या है, ये है हमारी 21वीं सदी, हमारे मॉल और इतने सारे ब्रांड। आप एक मॉल में जाइए, आपको 100 अलग अलग ब्रांड एक साथ दिख जाएंगे। आपको दुनिया की जिस कंपनी के कपड़े खरीदने हैं या जिस कंपनी का टीवी खरीदना है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये कैपिटलिज्म के कारण ही है कि इस कैपिटलिज्म ने हमें एक कंज्यूमर इकोनॉमी बना दिया है। अब हम सिर्फ उपभोक्ता बन के रह गए हैं और हम इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों के कंज्यूमर बन गए हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। आप किसी सुपरमार्केट में जाइए, आपको शेल्फ पे इतनी तरह की चीज़ें मिलेंगी, इतने प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो आपको शायद पता भी नहीं है कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं, क्या ये प्रोडक्ट बनता भी है। लेकिन जब आप उसे देखेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली मन करेगा कि हम उसे ख़रीदें, उसे ट्राई करें। ऐसा कई बार होता है, आपके और मेरे साथ भी होता है। और ये क्यों है? क्योंकि ये कैपिटलिज्म जानबूझ के चाहता है, क्योंकि जब तक लोग चीज़ों को खरीदेंगे नहीं तब तक ये कैपिटलिज्म आगे कैसे बढ़ेगा, पूंजी कैसे बढ़ेगी और ये कैपिटलिस्ट कमाएंगे कैसे। तो ये पूरा कंज्यूमर इकोनॉमी का खेल है। किसी के लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए, जितनी चॉइसेस हैं उतनी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। अगर आपको एक की जगह 10 तरह के बिस्किट खाने को मिल रहे हैं
तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा बना रहा है, सुधार रहा है, आपके पास ज़्यादा चॉइसेस है। लेकिन दूसरी ओर इसका एक आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट ये है कि आपको 10 तरह के बिस्किट्स की ज़रूरत नहीं है, आपका काम 1 से भी चल जाता, 2 से भी चल जाता। तो जो बाकी की जो 8 हैं वो वेस्ट है। जहाँ भी उसका प्रोडक्शन हुआ है वहाँ पे पानी उपयोग हुआ होगा, बिजली उपयोग हुई है, तो हम पृथ्वी के संसाधनों पे अननेसेसरी दबाव बना रहे हैं। तो कैपिटलिज्म में फाइनली 2 नाम आपको पता होने चाहिए, 2 बहुत ही महान विचारक हैं। एडम स्मिथ, ये 18वीं शताब्दी में रहते थे और इन्होंने 1776 में एक किताब लिखी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। साल इंपॉर्टेंट नहीं है, किताब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एडम स्मिथ को कई बार मॉडर्न इकोनॉमी का फादर भी कहा जाता है। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था सप्लाई एंड डिमांड। इनका कहना था कि ये सप्लाई और डिमांड जो हैं ये इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के 2 अदृश्य हाथ हैं, इनविजिबल हैंड्स ऑफ द इकोनॉमी, सप्लाई एंड डिमांड। और ये किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। दूसरे अर्थशास्त्री हैं 20वीं सदी के, और इन्होंने ये कहा था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, सरकार का हस्तक्षेप होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये कही थी कि कोई भी अर्थव्यवस्था में कभी उतार होगा, कभी चढ़ाव होगा, और ये रिसेशन और डेवलपमेंट का जो साइकिल है ये चलता रहता है, ठीक है। तो कभी मंदी आएगी, कभी तेज़ी आएगी। फिर उन्होंने कहा था कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी डेवलप होनी चाहिए सरकार की। जो आज मौद्रिक नीति हमारी चलती है वो इन्हीं के कहने के कारण, इन्हीं के आइडियाज़ के कारण चलती है दुनिया के कई देशों में। और फाइनली इन्होंने ब्रेटन वुड्स सिस्टम को बहुत इन्फ्लुएंस किया था। जो ब्रेटन वुड्स, जहाँ पे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। आपको बताना है कि इनका नाम क्या है, कमेंट्स में लिखिए। अब हम बात करेंगे सोशलिज्म की। सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। तो देखिए, समाजवाद एक बहुत ही बड़ा शब्द है, अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंदर कई तरह की डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे इसके अलग अलग वेरिएशंस हैं। सोशलिज्म की कई सारी डेफिनेशंस दी गई हैं पिछले 100-200 सालों में, लेकिन जो एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जो हमारे काम की है हिस्ट्री पढ़ने के लिए, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। वो ये है कि यहाँ पे जो संसाधन है, जैसा कि हमने कैपिटलिज्म में डिस्कस किया था, अब यहाँ पे जो उत्पादन के संसाधन है ना, उनका मालिकाना हक किसके पास है? पूरी जनता के पास, सब जितने भी लोग हैं समाज में, सबके पास। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो ये संसाधन है, इनसे जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है, जो इनका जो रिजल्ट है, वो कैसे बटेगा? वो बराबरी में बटेगा। जनता का जो अनुपात है, लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, उसी के अनुपात में उन्हें बांटा जाएगा। यानी कि अब अगर कोई फैक्ट्री है तो कैपिटलिज्म में क्या था, उस फैक्ट्री का मालिक A है और यहाँ पे 100 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये फैक्ट्री 10,000 रुपये कमा के देती है तो ये 8,000 रुपये तो इसकी जेब में जाएंगे और 2,000 रुपये इन 100 मजदूरों की जेब में। सोशलिज्म क्या कहता है कि अगर ये फैक्ट्री है तो इस फैक्ट्री का मालिक कौन है? ये 100 मजदूर इस फैक्ट्री के मालिक हो जाएंगे। और अगर ये 10,000 कमा रही है फैक्ट्री, तो ये 10,000 पूरा किसके बीच में डिवाइड होगा? इन सभी 100 लोगों के बीच में। तो ये है सोशलिज्म। ये प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है। ये सोशलिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी तय किया गया है, ठीक है। ना सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बल्कि जो उनसे निकलने वाला जो उत्पाद है और या फिर जो उसका प्रॉफिट है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी सोशलिज्म बताता है। और यही बेसिस है वेलफेयर स्टेट का। जितने भी आज के जो मॉडर्न देश हैं वो जन कल्याणकारी नीतियाँ बनाते हैं, वो इसी समाजवाद के पीछे बनाते हैं। समाजवाद ही उसका बेसिस है। जैसे भारत भी एक वेलफेयर स्टेट है, भारत की अर्थव्यवस्था में भी इस तरह की नीतियाँ बनाई जाती हैं कि जिनसे लोगों का भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकोनॉमिकली, सोशली ऊपर उठ सकें। ऐसा हमारे संविधान में भी कहा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी कहा गया है, और इसीलिए भारत एक वेलफेयर स्टेट कहलाता है। तो आप एक और चीज़ नोटिस करिए, ये जो सोशलिस्ट शब्द है ये हमारे प्रियम्बल में, संविधान की प्रस्तावना में भी दिया हुआ है, सोशलिस्ट। समाजवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है। वो ये कहता है कि हर व्यक्ति को बिल्कुल समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी तबके से हो, किसी भी क्लास या फिर किसी भी वर्ग से हो, सभी को बिल्कुल बराबर अवसर मिलने चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। तो ये जो सोशलिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण मैं आपको दे सकूं तो वो है स्कैंडिनेविया या फिर नॉर्डिक कंट्रीज़। ये देश जो हैं ये नॉर्डिक देश कहलाते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड, इन सबको मिला के कहा जाता है नॉर्डिक कंट्रीज़ या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्री। डेनमार्क भी इनमें शामिल है। तो ये जो देश हैं, आप नोटिस करेंगे कभी भी जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, उन सभी में ये देश हमेशा ऊपर होते हैं, ठीक है।
और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इनमें सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है। समाजवाद को ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं अपने सोसाइटी में, अपनी पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे जो कॉलेज एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन यहाँ पे पूरी तरह से फ्री है। अगर आपको जाना है डॉक्टर, आर्किटेक्ट या फिर आपको इंजीनियर, कुछ भी बनना है, आप जो चाहें बन सकते हैं। यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी बट अगर आप वहाँ के सिटीज़न हैं। दूसरी ओर आप इसे अमेरिका से कंपेयर करें, वहाँ पे कॉलेज फ़ीस बहुत ही हाई है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, मुझे सिर्फ 1-2 कोर्सेज़ की फ़ीस पता है। तो जैसे देखिए, वहाँ पे जो मेडिसिन MD की डिग्री होती है, जो कि भारत की MBBS के बराबर की डिग्री है, अगर आपको वो डिग्री करनी है तो सालाना 50 से 60 हज़ार डॉलर की फ़ीस है। ये है US डॉलर में, ठीक है। तो 4 साल का कोर्स है, कितना हो गया, लगभग 2,40,000 डॉलर। और अगर आप इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो मेरे ख्याल से ये 1.5 करोड़ के आसपास कुछ हो जाएगा। मेरी मैथ्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ी कमज़ोरी है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये बहुत महंगा है। आप वहाँ के हिसाब से भी 2,40,000 डॉलर पढ़ाई के लिए खर्च करना बहुत बड़ी बात है। और कैसे आपको कंपैरिजन इसका दूं कि अमेरिका में एवरेज हाउस होल्ड इनकम 50,000 डॉलर पर ईयर है। यानी आम घर जिसकी इनकम, टोटल इनकम किसी भी एक एवरेज घर की 50,000 डॉलर ही है। तो अगर आप देखेंगे ये पूरी की पूरी पढ़ाई में चली जाएगी तो बेचारे घर वाले पीछे क्या खाएंगे। तो ये दिखाता है कि कितनी हाई कॉस्ट है कॉलेज एजुकेशन की अमेरिका में, जबकि अमेरिका बहुत ही विकसित देश है। तो इस समाजवाद की शुरुआत कहाँ पे हुई? इसकी शुरुआत होती है 19वीं सदी में, और 1830 से 1860 के बीच में कई अलग अलग विचारकों ने इसके बारे में लिखा और उन्होंने जो बताया वो था एक बहुत ही आदर्श समाज के बारे में। तो इसे कहते हैं यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है कि बिल्कुल एक आदर्श समाज की स्थिति, जहाँ पे कोई बुराई नहीं है, सब कुछ एकदम आदर्श तरीके से हो रहा है, सब बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। तो ये कहा गया यूटोपिया। तो जो दूसरे लोग थे ना, उन्होंने कहा ये आप तो सिर्फ यूटोपियन बातें लिख रहे हो, ये असली में थोड़ा ना पॉसिबल होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हो सकता है कभी फ्यूचर में, भविष्य में ऐसा हो सके कि ऐसा समाज बन जाए। तो ये जो समाजवाद था, इसी से निकलकर एक और फिलॉसफी आती है, वो है कम्युनिज्म, यानी कि साम्यवाद। तो अब आप ये भी समझिए कि सोशलिज्म एक बहुत बड़ा शब्द है, जैसा मैंने आपको बताया अम्ब्रेला टर्म है, तो उसी में कम्युनिज्म भी है। और धीरे धीरे सोशलिज्म को इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ ने भी अपनाना शुरू किया। तो ये जो पूंजीवादी देश थे ना, जैसे कि अमेरिका और ये नॉर्वे, स्वीडन, इन सब ने भी इन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को अपने राज्य की जो व्यवस्था है उसमें अपनाया। और अब जितने भी नए देश हैं दुनिया के, मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, वो सब थोड़ा थोड़ा सोशलिस्टिक एलिमेंट दिखाते हैं। थोड़ा सा सब में जन कल्याणकारी नीतियां हैं, तो हर कोई थोड़ा बहुत सोशलिस्टिक तो है। तो प्योरली सोशलिस्ट कंट्री कोई नहीं हो सकता, ना ही कोई कंट्री प्योर कैपिटलिस्ट हो सकता है। अब हम आएंगे कम्युनिज्म, साम्यवाद पे। साम्यवाद भी एक ऐसा सिस्टम है जो ये कहता है कि ये जो संसाधन हैं जिनसे कि उत्पादन हो रहा है, ये किसी भी एक व्यक्ति के पास नहीं होने चाहिए। कोई एक व्यक्ति या फिर एक कैटेगरी या एक ग्रुप इनका मालिक नहीं होना चाहिए। ये किसके पास होने चाहिए? ये लोगों के स्वामित्व में होने चाहिए, जो जनता है। लेकिन एक ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बात, कम्युनिज्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं कहता है, ठीक है। सोशलिज्म की इंपॉर्टेंट बात क्या थी? वो कहता था कि जो इसका जो फल मिलेगा, यानी इससे जो निकल रहा है, प्रोडक्ट निकल रहा है, वो बराबरी से बंटना भी चाहिए समाज में। लेकिन कम्युनिज्म ऐसा कुछ नहीं कहता। कम्युनिज्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं कहता है। कम्युनिज्म बस ये कहता है कि ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये सभी लोगों के पास होने चाहिए, ठीक है, लोग इनके मालिक होने चाहिए। इसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली चीज़, यहाँ पे कोई भी वर्ग नहीं होगा, कोई क्लास नहीं होगी, तो किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और कोई डिवीज़न नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, कोई ऊंच नीच, कोई वर्गीकरण, किसी तरह का कोई भी अलग ग्रुप नहीं होगा, सब बराबर हैं। एक और बहुत ही रेडिकल चीज़, ये साम्यवाद कहता है कि समाज में कोई भी स्टेट या गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी तरह की कोई शासन व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई राजा नहीं, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लोग, जनता, वही मालिक है, वही अपने लिए सब कुछ कर लेगी। और फाइनली कोई मनी नहीं, यानी कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिना पैसे के चलनी चाहिए। तो ये सब तो बहुत आइडियलिस्टिक है, आपको बातों से ही लग जाएगा कि ये ऐसा हो सकता है क्या। आइडियली पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये तो सिर्फ किताबों में बातें करी जा सकती हैं इस तरह की कि बिना पैसे के अर्थव्यवस्था चल जाए। अब हम आते हैं मार्क्सिज्म पे। तो मार्क्सिज्म भी कम्युनिज्म का ही एक फॉर्म है। सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने ही कम्युनिज्म की व्याख्या करी थी अपने लिटरेचर में, अपने जो किताबें उन्होंने लिखी उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बुक उनकी दास कैपिटल, आपको इसका नाम पता होना चाहिए, स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक उन्होंने ऐसे लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, ये दोनों नाम याद रखने ज़रूरी हैं।
कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी में जीते थे, जर्मनी थी, ओरिजिनली ये जर्मनी के थे लेकिन बाद में ये फ्रांस और इंग्लैंड में जाके रहने लग गए। इन्हें कई बार गॉड फादर ऑफ कम्युनिज्म भी कहा जाता है। एक्चुअली गॉड फादर नहीं कहते, ये मुझे ये शब्द पसंद है इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है, आप मत कहिएगा गॉड फादर, बट हाँ ही कैन बी कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनिज्म। तो ये हैं कार्ल मार्क्स, अपनी फेमस दाढ़ी के साथ। जितने भी ये कम्युनिस्ट हैं ये इसी तरह की दाढ़ी रखने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई उनके आसपास भी नहीं आ पाता। फिर है फ्रेडरिक एंगल्स, ये कार्ल मार्क्स के दोस्त थे, ये भी एक फ़िलासफ़र थे। इन्होंने दोनों ने मिलकर कई किताबें साथ में लिखी और इन्होंने इस मार्क्सिस्ट फ़िलासफ़ी को डेवलप किया, ठीक है। ओरिजिनली कार्ल मार्क्स एक हिस्टोरियन थे, ध्यान रखिएगा, ये हिस्ट्री लिखते थे, ठीक है। तो हिस्ट्री लिखने वाले लोग क्रांति ला सकते हैं दुनिया में। तो इनके विचारों ने इन्होंने तो अपने विचार सिर्फ किताब में लिखे, इन्होंने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। तो इनके जो विचार थे उनको धरातल पे किसने उतारा? लेनिन और स्टालिन ने, आगे आपको बताएंगे। तो मार्क्सिज्म की सबसे मुख्य बातें देख लें, हाइलाइट्स क्या है इनकी जो थियरी थी। तो कार्ल मार्क्स ने कुछ बातें कही थी। सबसे पहला उनमें ये था कि क्लास, यानी कि समाज में दो तरह की वर्ग हैं। पहला वर्ग जो मजदूर वर्ग है उसे उन्होंने नाम दिया प्रोलेटेरिएट। तो ये हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं। दूसरा बुर्जुआसी, बुर्जुआसी का मतलब होता है जो मालिक हैं, कैपिटलिस्ट हैं, ओनर्स हैं, ये वो अमीर लोग हैं जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जो बड़े बड़े खेतों के मालिक हैं। वैसे देखिए मार्क्स की फ़िलॉसफ़ी में रूरल एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने सब कुछ फैक्ट्री के बेस पे किया। क्यों? क्योंकि देखिए वो समय काल ही ऐसा था जब अर्बनाइजेशन, फैक्ट्री और वो जो मैंने आपको स्थिति बताई थी ना कैपिटलिज्म में, वो स्थिति उस वक्त हावी थी। तो ऐसे समय में रहते हुए उन्होंने अपनी फ़िलॉसफ़ी दी थी। तो इसीलिए उनकी पूरी फ़िलॉसफ़ी है वो फैक्ट्री वर्कर्स और ये कैपिटलिस्ट क्लास जो है इसी के बीच में रिवॉल्व करती है। तो इन दोनों क्लास के बीच में उन्होंने कहा कि क्योंकि ये दो क्लास पूरी तरह से अलग हैं तो इनके बीच में संघर्ष होना लाजमी है। कि ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट होकर रहेगा, क्लास स्ट्रगल, दोनों वर्गों के बीच में एक स्ट्रगल होगा। और ये स्ट्रगल कैसे होगा? रेवोल्यूशन के फॉर्म में, क्रांति के फॉर्म में। ये क्रांति आएगी और इस क्रांति के कारण कैपिटलिज्म से सोशलिज्म का सिस्टम आएगा और फिर आगे और क्रांति होगी और फिर कम्युनिज्म आएगा। तो ये कार्ल मार्क्स की बेसिक थियरी थी। और उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने ये भी कहा कि कोई पैसा नहीं होना चाहिए, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति कोई ज़मीन का मालिक नहीं हो सकता, कोई गाड़ी प्राइवेट नहीं हो सकती, कुछ भी प्राइवेट नहीं है, सब कुछ जनता का है, सब कुछ सबका है। ये कहना था कार्ल मार्क्स का, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, उस वक्त की जो स्थिति थी ना, ये जो प्रोलेटेरिएट, वर्कर, कैपिटलिस्ट, इन लोगों पे तो उन्होंने बहुत टिप्पणी करी कि ये अभी ऐसी स्थिति है और अगर अभी ऐसी स्थिति है तो ये क्रांति लाएंगे। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट जो सोसाइटी बनेगी ना, जो इन्होंने फ्यूचर में सोचा था कि ये साम्यवाद समाज बनेगा, इसके बारे में इन्होंने ज़्यादा व्याख्या नहीं करी। इसके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी हैं कि कैसी इसमें सरकार होनी चाहिए, कैसी इसमें शासन व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब तो इन्होंने बताया ही नहीं है। तो इसीलिए आगे जाकर इसके बहुत अलग अलग वेरिएशंस आ गए। कई लोगों ने इसके अपने अपने मीनिंग निकाले, अपने हिसाब से उन्होंने राज किया। तो अगले 100 सालों में कई लोगों ने इसमें अपनी अलग व्याख्या करी है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लेनिन, ये हैं व्लादिमीर लेनिन और ये हैं स्टालिन। तो लेनिन के नेतृत्व में रशिया में क्रांति आई 1917 में, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, 1917 का बोल्शेविक रेवोल्यूशन जिसके लीडर थे। और उसके बाद 4-5 साल वहाँ पे सिविल वॉर चला और उस गृह युद्ध के ख़त्म होने के बाद 1922 में फाइनली यूएसएसआर की स्थापना हुई, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। नाम में ही सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है। तो आप समझे कि कैसे कम्युनिज्म इस सोशलिज्म का ही एक पार्ट है। तो देखिए अब जैसा मैंने आपको बताया, ब्रॉट टू लाइफ बाय रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1970। अब लेनिन ने थोड़ी सी इस मार्क्सिज्म में बदलाव किया, थोड़ा सा उन्होंने अपना आइडिया इसमें जोड़ दिया और उसे कहते हैं लेनिनिज्म। ये आइडिया उनका क्या था? उन्होंने क्या कहा कि एक वैनगार्ड पार्टी होगी। वैनगार्ड पार्टी का मतलब समाज की रक्षा के लिए, एक कम्युनिस्ट स्टेट स्थापित करने के लिए एक पार्टी होगी जो कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। और ये वैनगार्ड पार्टी की जिम्मेदारी है कि उस राज्य में शासन करे और लोगों को सोशलिज्म और कम्युनिज्म की तरफ आगे लेकर जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म से सीधा कम्युनिज्म पे पहुंचा जा सकता है। बीच में ये जो स्टेज होगा ना सोशलिज्म का, उसको लाने के लिए ये वैनगार्ड पार्टी काम करेगी। बेसिकली देखिए मार्क्स का जो फंडा था ना, उसके अंदर कहीं पे पार्टी की कोई उसके अंदर उन्होंने डेफिनेशन नहीं दी थी। पार्टी व्यवस्था के लिए, पार्टी सिस्टम के लिए कोई जगह नहीं थी मार्क्स की फ़िलॉसफ़ी में।
तो अब ये व्लादिमीर लेनिन तो पार्टी बना के बैठे थे, तो ये अपनी पार्टी को कैसे मार्क्स की फ़िलोसॉफी के अंदर उसको जस्टिफाई करेंगे, कैसे कहेंगे कि हाँ भाई मैं मार्क्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा हूँ, जबकि वो खुद तो एक पार्टी चला रहे थे। जबकि मार्क्स ने तो कोई पार्टी के बारे में जिक्र ही नहीं किया था, उन्होंने तो कहा था सब कुछ जनता द्वारा होगा, सब कुछ वर्कर्स द्वारा होगा, कोई लीडर नहीं, कोई नेता नहीं, कोई पार्टी नहीं। तो इसीलिए लेनिन ने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया ताकि उनकी जगह इस फिलॉसफी में बन सके। और इस पार्टी सिस्टम को उन्होंने क्या कहा कि ये है लीडरशिप ऑफ द पीपल, यानी हम तो किसके नेता हैं, हम तो जनता का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वर्कर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मेनली वर्कर्स का। तो इसीलिए इसे इन्होंने ये कहा डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी कि ये मजदूरों की तानाशाही है, जो काम करने वाला वर्ग है उसकी तानाशाही है। उसकी तानाशाही कैसे है? इस पार्टी के थ्रू, वैनगार्ड पार्टी के थ्रू। और ये पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, जो कि इनकी खुद की पार्टी थी लेनिन की। पहले उसका नाम अलग था, पहले उसका नाम रशियन सोशलिस्ट पार्टी था, आरएसडीपी, और बाद में उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया हो गया। ये विचारधारा लेनिनिज्म की, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये यूटोपियन नहीं है, ये बिल्कुल आदर्शवादी नहीं है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल थी। ऐसा ज़रूरी भी था कि एक पार्टी बने, वरना 20 करोड़ का अगर कोई देश है तो उसमें 20 करोड़ लोग मिलके शासन कैसे चलाएंगे? कुछ तो लोग चाहिए ना, अगर 10-20 हज़ार लोग तो शासन व्यवस्था को संभालेंगे। तो इसीलिए ये एक प्रैक्टिकल ज़रूरत थी, नेसेसिटी थी, और इसीलिए लेनिन ने इसे आगे बढ़ाया। एक और चीज़ जो यूएसएसआर में बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण। अब इसमें और सोशलाइजेशन में क्या फ़र्क है? तो मार्क्स ने क्या कहा था कि सब कुछ जनता का होना चाहिए, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री, बसें, ट्रेन, ये सब किसका होगा? जनता का, जनता इसकी मालिक होगी। तो ये तो एकदम आदर्श सोच थी। लेकिन असल में जब यूएसएसआर का गठन हुआ तो ये सब नेशनलाइज कर दिया गया। तो अब प्रॉपर्टी जितनी भी है ना, वो सब स्टेट की थी, राज्य की थी। और स्टेट की प्रॉपर्टी होने के कारण स्टेट जहाँ चाहे जो चाहे कर सकता था उसे। अगर आपकी पहले अगर कोई ज़मीन आपकी थी लेकिन अब राज्य सोचता है कि यहाँ पे तो स्कूल बनना चाहिए, तो वहाँ स्कूल बनेगा। अगर आपका घर है, उन्हें लगता है कि आपके घर की जगह नीचे कोयला है, वहाँ पे तो माइनिंग होनी चाहिए, तो आपको हटा के वहाँ से कोल माइनिंग करेंगे। और इसे कई बार स्टेट कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। क्यों? सोवियत यूनियन में भी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बनाई गई, बहुत हैवी इंडस्ट्री डेवलप करी गई। तो ये इंडस्ट्री जो है ये क्या बनाएगी? ये भी तो कैपिटल बनाएगी, ये भी तो पूंजी का निर्माण करेगी। और वो सब किसके पास जाएगा? वो सब जाएगा स्टेट के पास। उसका मालिक कौन है? स्टेट। तो इसीलिए ये स्टेट कैपिटलिज्म है। तो ये भी एक तरह का पूंजीवाद होता है, स्टेट कैपिटलिज्म। भारत में भी ये बहुत होता है। भारत में भी देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ कंपनीज़ हैं अलग अलग, भेल, सेल, ये जितनी भी जो सरकारी उपक्रम है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो हैवी इंडस्ट्रीज़ में हैं, ये सभी एक तरह से स्टेट कैपिटलिज्म का उदाहरण है। ओके। और नेशनलाइजेशन भारत में भी हुआ था। अगर आपको ध्यान हो 1969 में उस वक्त की जो हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि बैंक का काम क्या होता है? लोन देना, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो उनके अनुसार बैंक सिर्फ अमीर लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे थे, गरीब लोगों का हित नहीं देखा जा रहा था। इसीलिए इंदिरा गांधी ने सभी बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, स्टेट के अंडर में ले लिया। ठीक है, तो ये भी एक तरह का नेशनलाइजेशन था। तो ये भारत के अंदर भी इसका उदाहरण आप देखिए तो ये लिंक कर सकते हैं। तो सोवियत यूनियन में सब कुछ नेशनलाइज था, सारे खेत, सारी इंडस्ट्री, और जितने भी रेल, ट्रेन, हवाई जहाज़ जो भी वहाँ पे बन रहा है, सब कुछ स्टेट का है, सब कुछ नेशनलाइज्ड है। कोई प्राइवेट वहाँ पे अंबानी और अडानी नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ पे किसी को प्रॉपर्टी या फिर बिज़नेस चलाने का अधिकार ही नहीं था। बाद में उन्होंने इस मामले में ढील दी। 1970 और 80 के दशक में जाकर धीरे धीरे छोटे छोटे बिजनेसेस को उन्होंने अलाउ किया। अब हम बात करेंगे डाउनफॉल ऑफ कम्युनिज्म। अब ये जो व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था, ये फेल क्यों कर गई? इसके फेल होने के कारण यूएसएसआर, सबसे इम्पॉर्टेंट यूएसएसआर का फेलियर ही हमें देखना है, क्योंकि यूएसएसआर ही दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट देश था। और ये जब फेल हुआ तो कम्युनिस्ट विचारधारा पूरे दुनिया में काफ़ी कम हो गई, और अब बहुत ही कम देश बचे हैं जो कि कम्युनिस्ट हैं। एक समय ऐसा था 1940 और 50 में जब दुनिया के कई देश कम्युनिस्ट थे, क्योंकि ये आइडियोलॉजी उस वक्त लोगों को बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें लगता था कि जो पूंजीवाद है उसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन ये जो साम्यवाद है इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। क्योंकि यूएसएसआर जो है ना, वो ये इंडस्ट्रीज़ के कारण 1920 और 30 के दशक में बहुत आगे बढ़ गया था। इसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ था। यहाँ पे फ्री हेल्थ दी गई, सबको फ्री हेल्थ केयर दिया गया, फ्री एजुकेशन दी गई।
तो इतने आइडियल सिचुएशन है, देखिए आप आदर्श हो गया ना, आदर्श स्थिति हो गई अगर आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान सरकार रख रही है, आपकी पढ़ाई पूरी फ्री हो गई है, तो कौन देश नहीं चाहेगा कि हम भी इसका अनुसरण करें। कई देशों ने कोशिश करी कि हम भी अब इसी का अनुसरण करते हुए साम्यवादी सिस्टम अपनाएंगे, और इसीलिए ये विचारधारा बहुत पॉपुलर थी। दुनिया के कई देशों में रेवोल्यूशन हुए, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, जैसे कि क्यूबा, निकारागुआ और कई सारे देश। लेकिन धीरे धीरे यूएसएसआर के पतन के साथ ही इन सभी देशों में भी साम्यवाद काफ़ी कम हो गया है। तो अब इसके कारण देखेंगे। जब मैंने आपको बताया शुरुआत हुई तब तो ये बहुत सक्सेसफुल था 1920-30 के दशक में। वहाँ पे प्लानिंग जो थी वो बहुत सक्सेसफुल हुई थी, बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े बिजली घर इन्होंने बनाए थे। लेकिन लंबे समय में जो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन था वो फेल कर गया। क्यों? सबसे इम्पॉर्टेंट कारण, जो वहाँ के वर्कर्स थे फैक्ट्री में, जो खेतों पे जो काम करते थे, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था मेहनत करने के लिए। अगर वो कितनी भी मेहनत कर लें, उनकी तनख्वाह अगर 300 रूबल है तो वो उतनी ही रहेगी, वो 400 या 500 नहीं हो जाएगी, किसी को कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो आप अगर अगर वो एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का उत्पादन अगर महीने में 100 किलो है, तो वो 200 किलो कर ले तो भी उन्हें जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो कोई आके शाबाशी नहीं देने वाले हैं, ठीक है। उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ेगी, वहाँ पे जो मैनेजर है, जो वर्कर्स हैं, किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ने वाली है। तो चाहे आप 500 किलो बनाए प्रोडक्शन या 200 किलो या 100 किलो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी इंसेंटिव नहीं है आपके पास, उसी के कारण वर्क कल्चर आपका ख़राब हो जाता है, लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा, कोई इनोवेशन नहीं हुआ। जो वहाँ की जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है उसमें बहुत लगातार एक के बाद एक इनोवेशन होते रहते हैं। जैसे देखिए अमेरिका के अंदर कंप्यूटर्स हैं और सॉफ्टवेयर, कई तरह के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप हुई, सिलिकॉन वैली डेवलप हुई। तो उसके कारण आज भी अमेरिका दुनिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अग्रणी है। लेकिन यूएसएसआर में ये सब नहीं हुआ था, और उसी के कारण इनोवेशन में वो पिछड़ते गए धीरे धीरे, और उनकी इंडस्ट्री पीछे होती गई, जीडीपी कम होती गई। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे खेतों को एक यूनिट में जोड़ दिया और उन सब पे एक साथ लोगों को काम करवाया जाए। तो अब देखिए, जो अगर अब सोचिए ये जो खेत हैं इनमें 50 परिवार काम कर रहे हैं, तो 50 में से 4-5 परिवार तो ये सोचने लग जाते थे कि अब मैं कोई मेहनत करूं या ना करूं, बाकी 45 काम संभाल ही लेंगे, ठीक है। तो ये सोच धीरे धीरे लोगों में घर कर गई, और उसके कारण इस पूरे फार्म की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो अगर पहले 10 लोगों ने ऐसा सोचा, फिर 20 ने सोचा, फिर 30 परिवारों ने सोचा कि हम क्यों मेहनत करें, दूसरे मेहनत करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो उनका एफर्ट कम होता गया। और इसी के कारण ये जो कलेक्टिव फार्म्स थे, जो ये जॉइंट रूप से खेती होती थी, इसका प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया। और ऐसा ही इंडस्ट्रीज़ में भी हुआ। वहाँ पे देखिए मोराल बहुत कम हो गया, लोगों में काम करने की जब ये इच्छा शक्ति कम होने लग गई तो ओवरऑल प्रोडक्शन गिर गया। एक और कारण था अल्कोहलिज्म। रशिया में सोवियत यूनियन में बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम थी। जो वर्कर्स थे बहुत ज़्यादा वोडका पीते थे और काम नहीं करते थे। इसको सुधारने की भी कोशिश करी गई, लेकिन सारे रिफॉर्म्स फेल कर गए। उसके बाद में फाइनली ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रॉयका जैसी पॉलिसीज़ मिखाइल गोर्बाचेव लेकर आए। उसके लिए आप मेरा वीडियो देखिए, डाउनफॉल ऑफ यूएसएसआर का जो वीडियो है, आप उसमें डिटेल्स देख सकते हैं इसके बारे में। तो फाइनली लंबे समय में जो इसका फेल होने का सबसे मुख्य कारण था वो ये आपको याद रखना है, नो इंसेंटिव्स फॉर वर्किंग हार्ड। कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। उसके कारण सब आलसी हो गए, ठीक है। सबको पता है कि हमें हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी, बच्चों की हमारी पढ़ाई हो जाएगी, हमें महीने के 100 रुपये तनख्वाह जो मिलती है वो मिलती रहेगी। तो लोगों ने काम कम करना शुरू कर दिया, लोगों ने काम छोड़ दिया। अब मैं बात करूँगा जो इस साम्यवाद की अलग अलग विचारधाराएं हैं, इसमें भी और कुछ वेरिएशंस हैं उसके बारे में। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ये जो कम्युनिज़्म होता है ना, ये सोशलिज़म का ही एक पार्ट है। सोशलिज़म से ही निकलकर कम्युनिस्ट सोच आई है, ये इसी का एक वेरिएशन है। लेकिन उल्टा ऐसा नहीं है कि हमेशा सच होगा, ठीक है। हर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट नहीं होगा, लेकिन हर कम्युनिस्ट सोशलिस्ट होगा, ओके। बाकी वाले कौन से होंगे सोशलिस्ट, अभी बताते हैं आपको। तो पहले हो गए ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म। तो ये तो वो सच्चे हार्ड कोर मार्क्सिस्ट लोग हैं, जैसे कि लेनिनिज्म वाली विचारधारा है जो यूएसएसआर में फॉलो होती थी। फिर उसके बाद लेनिन के मरने के बाद स्टालिन वहाँ पर आए, और स्टालिन ने एक नई विचारधारा रखी जिसका उन्होंने नाम दिया मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, ठीक है। ये दोनों का मिक्सचर था, मार्क्स और लेनिन की विचारधाराओं का। और इसका आज भी क्यूबा के जो पार्टी है वो उसे फॉलो करती है। भारत में जैसे देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। दुनिया में जितनी भी पार्टीज़ हैं
कम्युनिस्ट पार्टीज़ वो अपने नाम के आगे ये एब्रीविएशन लगा लेती हैं जो भी उनकी विचारधारा है। अगर वो मार्क्सिस्ट हैं तो सिर्फ एम लिखा होगा, अगर लेनिनिस्ट हैं तो एल होगा, अगर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हैं तो एम एल होगा। ओके। फिर माओइज़्म। माओ कौन थे? माओ जेडोंग चाइना के क्रांतिकारी थे और उन्होंने चाइना में 1949 में क्रांति लाकर कम्युनिस्ट राज स्थापित किया और उसके बाद से वो वहाँ के नेता बने रहे। उन्होंने भी थोड़ा सा अपने एक अलग फ़िलॉसफी दी थी, आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। ये फॉलो होती थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में, लाओस, वियतनाम, इन जगहों पे। दूसरा है सोशल डेमोक्रेसी। हालांकि ये कम्युनिज्म का मैं आपको वेरिएशन बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये पूंजीवाद और समाजवाद का मिक्सचर है। तो मैंने आपको बताया ये सोशलिज्म है, उसके अंदर कुछ होंगे कम्युनिस्ट और कुछ होंगे सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी दुनिया के ज़्यादातर जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें फॉलो होती है, जैसे फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड। और इन सब में सोशलिस्ट पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। समाज के हित के लिए बहुत सारी कल्याणकारी नीतियाँ बनाई गई हैं। एक आपको उदाहरण देता हूँ, फ्रांस में अगर कोई महिला माँ बनती है तो उसके बच्चे की देखभाल के लिए जो शुरुआती महीने हैं उनमें सरकार आपके घर पे किसी को भेजेगी आपकी मदद करने के लिए, यानी कि आपको काम करने के लिए आपके घर पे एक नौकर आएगा जो सरकार की तरफ से भेजा गया है। अब आप चाहें तो आप बच्चे की देखभाल कीजिए और पीछे जो घर के जितने भी काम हैं उसे वो व्यक्ति संभालेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी इससे मदद मिलेगी। अगर माँ अगर ऑफिस जाती है, अगर महिला काम भी कर रही है ऑफिस में, तो वो पीछे बच्चे को संभालने के लिए उस क्रैश होंगे, उसके लिए एक स्पेशल फैसिलिटी होगी, वो सभी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये सारी पॉलिसीज़ के कारण वहाँ पे हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत हाई आता है। वहाँ के लोग सोशली अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं, सरकार से काफ़ी खुश हैं। भारत भी एक तरह की सोशल डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पे जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं इतनी ज़्यादा डेवलप्ड अभी नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, अभी हमारी अर्थव्यवस्था उस लेवल तक नहीं पहुँची है कि हम इतनी ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। हालांकि भारत में भी काफ़ी पॉलिसीज़ चल रही हैं। अब हम देखेंगे दुनिया में अब कितनी कम्युनिस्ट देश बचे हैं। तो दुनिया में अब सिर्फ 5 ऐसे देश हैं जो सिंगल पार्टी हैं और कम्युनिस्ट हैं। तो आपको मैंने बताया ही था कम्युनिस्ट विचारधारा में ये एक सिंगल पार्टी का जो फंडा है ये किसने डाला था? लेनिन ने, कि वैनगार्ड पार्टी होगी, अब ये एक ही सिंगल पार्टी होगी, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई चुनकर दूसरी पार्टी नहीं आ सकती। तो इसीलिए कम्युनिज्म को कई बार डेमोक्रेसी के खिलाफ भी माना जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्योरली डेमोक्रेसी के खिलाफ है, थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी हो सकती है। ठीक है, जैसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी चलती है, कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और उसके लीडर कौन थे? माओ जेडोंग। तो वही वहाँ पे राज कर रही है 70 सालों से। और माओइज़्म थोड़ा सा अलग है मार्क्सिज्म से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्रांति का जो बेस है वो किसके द्वारा तैयार होगा? किसानों द्वारा, पेजेंट्स, फार्मर यहाँ पे उनके रेवोल्यूशन का बेसिस हैं। मार्क्स ने पूरी अपनी फिलॉसफी किसके बेसिस पे दी थी? इंडस्ट्रियल, जो फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनके बेसिस पे। मार्क्स की पूरी फिलॉसफी अर्बन लोगों पे बेस्ड है, उनकी फिलॉसफी में कहीं गांव के लोगों की तो जगह ही नहीं है। लेकिन माओ ने बोला कि जब चाइना पूरी तरह से अभी रूरल है, यहाँ पे तो अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब तो हुआ ही नहीं है अभी तक, तो फिर हमारी जो क्रांति है वो कौन लाएगा? फार्मर्स लेकर आएंगे। इसीलिए इस पॉलिसी में थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया और उसे कहते हैं माओइज़्म। एक और बात इन्होंने कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, इन्होंने कहा था कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन। ठीक है, ये माओ ने कहा था, बहुत फेमस इनकी लाइन है, पावर फ्लोज, यानी कि जो ताकत है वो बंदूक से ही निकलती है। और इसी का अनुसरण करते हुए आज भी कई सारे माओइस्ट ग्रुप हैं भारत में, नक्सल ग्रुप हैं, वो अपने आप को माओइस्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इस विचारधारा से पूरी तरह सहमत हैं। उन्होंने आज भी स्टेट के खिलाफ हथियार उठा रखे हैं और उनका क्या लक्ष्य है? क्रांति लाना, देश में क्रांति लाना और सोशलिज्म लेकर आना। लेकिन वो सोशलिज्म लाने का जो रास्ता है वो क्या है? माओइज़्म के द्वारा। फिर है क्यूबा। तो क्यूबा भी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पॉलिसी फॉलो करता है। लाओस, वियतनाम और नॉर्थ कोरिया की जो पॉलिसी है वो उसे कहता है जूचे, और जूचे का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस। ये भी एक तरह से देखिए उस मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पॉलिसी का ही एक लेनिनिस्ट और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पॉलिसीज़ का ही एक वेरिएशन है, उसी पे आगे चल के उन्होंने डेवलप किया। इसमें मेन चीज़ ये उन्होंने कही कि हम दुनिया में किसी देश पर डिपेंड नहीं होंगे, हम अपना व्यापार सिर्फ अपने देश में ही करेंगे और हर तरह से हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो ये किम इल संग जो थे उनके फाउंडर, उन्होंने ये फ़िलॉसफ़ी दी थी। इस मैप में आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर में वो देश हैं जो कभी किसी एक ज़माने में कम्युनिस्ट रहे थे। तो आप देखेंगे यूएसएसआर, ये सारे देश जो हैं ये यूएसएसआर का हिस्सा थे। तो ये पूरा यूएसएसआर, उसके अलावा ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ जैसे कि पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया
और ईस्ट जर्मनी, और फिर है यहाँ पे चाइना, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और बर्मा, और कुछ अफ्रीकी देश हैं, ये भी कुछ समय के लिए यहाँ पे कम्युनिस्ट। देखिए यहाँ भी क्या क्रांति हुई थी जब चाइना और यूएसएसआर है ना, इन सभी देशों में कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ उन्होंने क्रांतिकारियों को सपोर्ट किया था। तो जब कॉलोनियलिज्म वहाँ से हटा तो कुछ समय के लिए इन सब जगहों पे एक कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, लेकिन सब जगह अब मौजूद नहीं है। तो अब जो देश हैं जिनमें कम्युनिस्ट सरकार है वो लाल रंग में हैं, तो चाइना, वियतनाम, यहाँ पे क्यूबा, बस अब यही कुछ मुख्य देश हैं, और एक नॉर्थ कोरिया और है। नॉर्थ कोरिया यहाँ रेड होना चाहिए, नॉर्थ कोरिया, बस ये कुछ देश हैं जिनमें अब कम्युनिस्ट सरकारें बची है। लेकिन ये भी पूरी तरह से कम्युनिस्ट नहीं है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाउंड्रीज़ जो हैं बिल्कुल क्लियर नहीं है, आपस में बहुत इंटरमिक्सिंग है सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में। कैसे? अमेरिका, जो कि अपने आप को पूंजीवाद का सबसे अग्रणी देश बताता है, कि यूएसए लीडर है कैपिटलिस्ट देशों का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ का, लेकिन वहाँ पे भी मेडिकेड जैसी पॉलिसी फॉलो होती है, यानी कि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस है, लोगों का फ्री में उपचार होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ कवरेज है, सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको भत्ता मिलेगा, आपको खाने के कूपन्स मिलेंगे। तो ये सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार अपने लोगों का ध्यान नहीं रखती, कि फ्री मार्केट है, हाँ भाई आप भूखे मर रहे हैं तो आपको खाने के लिए नहीं है तो आपकी गलती, ऐसा नहीं है। सरकार समझती है इस बात को कि थोड़ा सा स्टेट इंटरवेंशन ज़रूरी है, जैसा कि 20वीं सदी के सबसे फेमस इकोनॉमिस्ट ने कहा था। ओके, और इसीलिए यहाँ पे सोशलिस्ट स्कीम्स चलती हैं। दूसरी ओर यूएसएसआर, जो पूर्व का सोवियत संघ था, उन्होंने कम्युनिस्ट होते हुए भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया, यानी कि इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो क्या होगा, कैपिटल जनरेशन होगा, यानी ये क्या हो गया, ये तो एक तरह का कैपिटलिज्म हो गया, पूंजीवाद हो गया ना ये तो। लेकिन इन्होंने भी इस कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाया, क्यों? क्योंकि ये किस रूप में, स्टेट कैपिटलिज्म, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, स्टेट कैपिटलिज्म के रूप में बढ़ाया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बिना कैपिटलिज्म के देश का आर्थिक विकास कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। और इसी इंडस्ट्री डेवलपमेंट के कारण यूएसएसआर अपनी हैवी इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस था। जैसे भारत में भी देखिए, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो यूएसएसआर से आए हुए हैं। कुडनकुलम जो न्यूक्लियर प्लांट है भारत का, वो भी रशिया के सहयोग से बना है। उसके अलावा कई इंडस्ट्रीज जैसे भेल हैं और डैम्स हैं भारत के, वो सभी रशिया की, यूएसएसआर की मदद से बने थे। वो इसीलिए क्योंकि उनका इंडस्ट्री बेस खुद का बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए वो दूसरे देशों की मदद कर सकता था। अब हम बात करेंगे आज के रशिया की। अब आज का रशिया चाहे पहले कम्युनिस्ट रहा हो, पहले सोशलिस्ट रहा हो, लेकिन आज की तारीख में वहाँ पे सोशलिस्ट वेलफेयर स्कीम्स बहुत ही ख़राब हैं। अगर रशिया में अगर कोई भूखे मर रहा है तो उसको सरकार कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, कोई खाने के कूपन्स नहीं देंगे। अगला एग्जांपल चाइना। तो चाइना भी जब 49 में वहाँ पे क्रांति हुई तो माओ जेडोंग ने बोला कि अभी हम तो प्योरली कम्युनिस्ट देश हैं, हम कम्युनिज्म को बिल्कुल टू द लाइन फॉलो करेंगे, कम्युनिज्म से बिल्कुल हम पथ से नहीं भटकेंगे। लेकिन माओ जेडोंग की मृत्यु होती है 76 में, और 79 में डेंग जियाओपिंग ने वहाँ पे आर्थिक सुधार शुरू किए और चाइना को धीरे धीरे एक फ्री मार्केट की तरह डेवलप किया, क्योंकि उन्हें भी ये समझ में आ गया कि अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो हम आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ जाएंगे। और यही बात है कैपिटलिज्म की, कि कैपिटलिज्म आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा लेकर आता है, इसीलिए दुनिया के ज़्यादातर देश आज कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को फॉलो करते हैं। भारत भी एक मिक्स इकोनॉमी है। 91 के पहले हमारे यहाँ पे जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं सब पे स्टेट का कंट्रोल था। ओके जी, जितने भी सरकारी उपक्रम हैं जिनका मैंने अभी तक नाम लिया, ये सभी जो महारत्न, नवरत्न कंपनीज़ हैं, ये सभी स्टेट कंट्रोल में थी। ओके, और प्लानिंग होती थी, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी, जैसा कि सोवियत संघ में होता था, उसी तरह से हमने वहाँ से ये आइडिया लिया कि हम भी सेंट्रल प्लानिंग करेंगे, 5 साल के हमारे प्लान बनेंगे, तो ये सब स्टेट कंट्रोल होता था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि आप कोई बिज़नेस नहीं खोल सकते हैं। भारत में मीडियम लेवल जितने भी बिजनेसेस हैं आप चला सकते थे। तो जैसे कि देखिए, धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस की स्थापना करी, और रिलायंस कंपनी 1991 के पहले ही काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो ये है भारत की मिक्स इकोनॉमी। और फाइनली नॉर्डिक कंट्रीज़ यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, जो मैं पहले भी आपको बताया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इनमें बहुत ज़्यादा सोशल वेलफेयर पे ध्यान दिया जाता है, हैवी सोशल वेलफेयर। साथ ही साथ पूरी तरह से फ्री मार्केट एंटरप्राइज है। इनकी जो इकोनॉमी है पूरी तरह से कैपिटलिस्ट है, लेकिन जो वहाँ से पैसा आता है उसे ये सोशल वेलफेयर में डालते हैं। और वहाँ पे टैक्सेस बहुत हाई हैं, लगभग वहाँ 40 से 50% टैक्स के रेट हैं इन कंट्रीज़ में। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपको अपने बच्चों की एजुकेशन पे, हेल्थ पे, कॉलेज की पढ़ाई पे कोई कुछ भी खर्चा नहीं करना है। उन सब का ध्यान कौन रखेगा? सरकार रखेगी, स्टेट रखेगा। लास्ट फिलॉसफी है फासिज्म।
फासिज्म 1920 और 30 के दशक में यूरोप में उभर कर आई एक अलग ही तरह की फ़िलोसॉफ़ी थी। ये कम्युनिस्ट भी नहीं थे और ये कैपिटलिस्ट भी नहीं थे। देखते हैं ये क्या थे। तो पहली पार्टी है नेशनल फासिस्ट पार्टी, जो कि इटली में 1922 में पावर में आई और इसका लीडर था मुसोलिनी। दूसरी तरफ जर्मनी में नाजी पार्टी, हिटलर की जो पार्टी थी उसका फुल फॉर्म क्या था, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो इस फोटो में देख सकते हैं ये है मुसोलिनी और ये है हिटलर। ये दोनों एक परेड की सलामी ले रहे हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे क्योंकि दोनों फासिस्ट थे, दोनों तानाशाह थे। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि सोशलिस्ट वर्ड आ गया है, तो यानी यहाँ भी सोशलिज्म कहीं ना कहीं अपने पाँव जमा रहा है। दूसरी चीज़, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद में बहुत कम देश दुनिया में फासिस्ट रहे हैं। तो फासिस्ट कुछ समय के लिए अर्जेंटीना था और कुछ समय के लिए स्पेन था। ओके, तो ये दो इसके उदाहरण हैं। फासिज्म के मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनका मानना है कि अगर डेमोक्रेसी आ जाए कहीं पे तो ये डेमोक्रेसी देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये कभी ना कभी क्राइसिस, कभी ना कभी यहाँ पे बहुत बड़ी तनाव की स्थिति आएगी, देश के लिए बहुत गड़बड़ हालात पैदा हो जाएंगे अगर डेमोक्रेसी रहती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में अलग अलग पार्टी राज करते हैं, अलग अलग कोएलिशंस का राज होता है। इनका मानना था कि हमेशा एक पार्टी होनी चाहिए और उस एक पार्टी की तानाशाही होनी चाहिए। स्टेट का अपने लोगों पे, अपनी इकोनॉमी पे पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। इसे कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म। ओके, ये पूरी तरह से तानाशाही रवैया था। ये जो चाहेंगे इकोनॉमी में वैसा होगा। फिर इनका मानना था कि जो समाज है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, उसमें कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए और जितनी भी कमज़ोरियां हैं उन्हें मिटाने के लिए हिंसा का सहारा ले सकते हैं और इसी हिंसा से कमज़ोर कड़ियाँ हटा दी जाए। ऐसा ही मानना था हिटलर का ज्यूज़ के बारे में कि ये जर्मन समाज में कमज़ोर हैं, जर्मन समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो इसीलिए हिटलर ने ज्यूज़ को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डालकर मारना शुरू कर दिया। हिटलर का और मुसोलिनी दोनों का ये मानना था कि देश में कल्चरल प्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि एक ही ग्रुप, एक ही जो नस्ल है उसी एक नस्ल के लोग पूरे देश में होने चाहिए और उन्हीं लोगों से बनेगा हमारा राष्ट्रवाद। तो फासिज्म की दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी? एक तो तानाशाही और दूसरा राष्ट्रवाद, एक्सट्रीम किस्म का राष्ट्रवाद। ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रवाद सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक ही जैसे दिखते हैं, एक ही नस्ल के हैं, एक ही भाषा बोलते हैं। तो इसमें और किसी के लिए जगह नहीं है। अगर कोई छोटा माइनॉरिटी ग्रुप है, अगर वो कुछ और भाषा बोलता है, जैसे रोमा, जिप्सी, वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, तो उन लोगों के लिए इस राष्ट्रवाद में कोई जगह नहीं है। ज्यूज़ के लिए इस राष्ट्रवाद में कोई जगह नहीं है। ये मानना था फासिज्म का। और फासिज्म की इकोनॉमी कैसी थी ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फासिज्म साम्यवाद से भी चिढ़ते थे और फासिज्म वाले पूंजीवाद से भी चिढ़ते थे। इन्हें मार्क्सिज्म से भी नफरत थी, इन्हें यूएसएसआर से भी नफरत थी और इन्हें अमेरिका से भी नफरत थी, दोनों से। तो मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी के खिलाफ होने के कारण इन्होंने कहा कि कोई फैक्ट्री में कोई यूनियनबाजी नहीं होगी, कोई यूनियन नहीं बनेगा, कोई ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, और दूसरी ओर कैपिटलिज्म नहीं होगा। लेकिन इन्होंने कंपनियों की स्थापना करी, जैसे कि वॉक्सवैगन ये जर्मनी की एक कंपनी थी। इसका मतलब ही ये है कि जनता की कार। वॉक्सवैगन का मतलब ये होता है कि जनता की गाड़ी। तो इस फोटो में आप देखिए हिटलर कितना खुश हो रहा है ये वॉक्सवैगन की जो पहली गाड़ी थी उसका प्रोटोटाइप मॉडल देखकर। और इनके कहने के कारण, क्योंकि राज्य को ज़रूरत थी, स्टेट को ज़रूरत थी किसकी? एक गाड़ी की, जो कि जनता के लिए बहुत ही अफोर्डेबल हो और आम जन के लिए बहुत ही ज़रूरी थी, इसीलिए वो वॉक्सवैगन फैक्ट्री की स्थापना करी गई और उसने ये कार बनाई। अगर ये लोग आके कहते, ये जो उसके फैक्ट्री के मालिक हैं, ये आकर कहते कि भाई हमें प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए मैं एक गाड़ी बनाना चाहता हूँ, तो ये अलाउ नहीं था। हिटलर और स्टेट ने उन्हें कहा क्योंकि स्टेट को ज़रूरत है गाड़ी की, इसीलिए आप गाड़ी बनाइए, प्रॉफिट मिलेगा बिल्कुल, आप ये प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्राइवेट ही कंपनी है, लेकिन स्टेट की ज़रूरत के लिए काम कर रही है। तो ये था अलग तरह का उनका कैपिटलिज्म। और फाइनली सेल्फ रिलायंस, पूरी तरह से अपने आप पे निर्भर होना है, आत्मनिर्भर होना है, किसी भी बाहर के देश से डील नहीं करना है। मुसोलिनी तो ये तक चाहता था कि इटली का पूरा जो व्यापार है दूसरे देशों से वो बंद कर दिया जाए, इटली और जर्मनी बस आपस में व्यापार करें और अंदर ही अंदर अपनी इकोनॉमी को डेवलप करें। तो ये था फासिज्म। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया में इतनी क्रांतियाँ हुई तो हम भी एक एजुकेशन रिवॉल्यूशन चलाएंगे, हम भी एक एजुकेशन की क्रांति करेंगे, और इसमें हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।